Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो बुक मैंने आपकी स्टार्ट की है हिस्ट्री एनसीईआरटी की, इसमें आपके जो 6th क्लास है वो मैं आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ। 7th क्लास स्टार्ट हो गई है जिसके 6th चैप्टर आपके हो गए हैं। ये भी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है क्योंकि इसमें सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो देखिए हिस्ट्री की क्लास आपकी चल रही है, इसके अलावा जो ज्योग्राफी है वो भी मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। जो ज्योग्राफी है वो भी दिसंबर जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैंने स्टार्ट कर दी है। इसकी भी 6th क्लास के 2 चैप्टर मैं आपके करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जनजातीय समाज। क्या है? जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। देखिए एक समाज कौन सा था? अलबत्ता समाज। अलबत्ता समाज के अलावा दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय यहाँ कहा जाता था। तो देखिए जनजातियाँ क्या होती थी? जो किसी भी सामाजिक नियमों या फिर कर्म कांडों को नहीं मानती थी वो क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी जनजातियाँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियाँ जो दूसरी जनजाति होती थी, जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या फिर पशुपालक होते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली। जितनी भी जनजातियां इस चैप्टर में बताई गई हैं उन सब जनजातियों को 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे। अभी देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है जनजातीय लोग कौन थे। तो देखिए जनजातीय लोग कौन होते थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका और प्रभाव जो है वो समय के साथ साथ क्या रहता था? बदलता रहता था। पंजाब में खोखर। देखिए पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। देखिए पंजाब में अगर पूछा जाएगा कौन सी जनजाति थी तो खोखर जनजाति जो थी वो कहाँ पर पाई गई? तो वो पंजाब में पाई गई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ बाद में गख्खर लोग। देखिए जो गख्खर जनजाति है, गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। देखिए जो कमाल खान गख्खर हैं, जो गख्खर जनजाति के क्या थे? मुखिया थे। उनको बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार भी बनाया था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल व शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था बलोच। क्या था? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। देखिए जो पश्चिम हिमालय है वहाँ पर कौन सी? गडरियों की जनजाति थी। ठीक है, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग भी, जो उत्तर पूर्वी भाग था उसमें भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। बिहार और झारखंड में, देखिए बिहार और झारखंड में कौन सी थी? तो बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार। देखिए कौन थे? चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ थीं वहाँ पर कोली, बेरात और भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। देखिए जो गोंड लोग थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाए गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो देखिए जो खानाबदोश और घुमंतू लोग होते थे वो कैसे रहते थे? तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय होता है वो करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। देखिए जो बंजारे लोग होते थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका जो कारवां है वो क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। जो कोड़ जनजाति है वो उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति है। देखिए पूछा जा सकता है कि कोड़ जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो कोड़ जनजाति कहाँ पर? उड़ीसा में पाई जाती है। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो देखिए इसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती गई। ठीक है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों तथा सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा भी दे दिया गया। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। देखिए, जो लोगों का यहाँ पर विभाजन हुआ, संगठन बना, वो किसके आधार पर? तो वो उनकी जाति के आधार पर बना। किसके बजाय? वर्ण की बजाय उनकी जाति के आधार पर समाज का संगठन हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। देखिए, पहले क्या थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रियों के बीच में कौन से लोग आए? तो राजपूत लोगों का काफ़ी इजाफा, मतलब काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली 11वीं और 12वीं सदी तक। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर पहली जनजाति है वो है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पाई गई, इनकी विशेषताएं क्या थीं? तो देखिए, गोंड लोग जो थे वो गोंडवाला नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती किया करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या फिर राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा। देखिए, अकबरनामा में लिखा हुआ है कि गणकटंगा के गोंड राज्य में, जो गणकटंगा है उसके गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। किनके? गोंड जनजाति के। ठीक है, गोंड जनजाति के। यह एक समृद्ध राज्य था। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। जो गोंड सरदार थे वो क्या चाहते थे? वो जो राजपूत की मान्यता थी वो चाहने लगे थे। अब देखिए जो नेक्स्ट जनजाति यहाँ पर है वो है अहोम जनजाति। कौन सी जनजाति है? अहोम जनजाति। तो देखिए अहोम लोग जो थे मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। तो देखिए म्यांमार से आकर कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर ये बसे। उन्होंने भूया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। किन्होंने? अहोम जनजाति ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कोच हाजू 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया, मतलब अपने अधीन कर लिया था। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। जो अहोम जनजाति थी वो क्या थी? वो बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। देखिए जो अहोम समाज था वो क्या था? अत्यंत परिष्कृत समाज था। तो देखिए दो जनजाति यहाँ पर कर ली हैं, अहोम जनजाति और गोंड जनजाति। अब देखिए नेक्स्ट है मंगोल जनजाति। तो देखिए मंगोल जनजाति के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। देखिए जो मंगोल जनजाति थी वो कहाँ पर पाई गई? तो देखिए मध्य एशिया के घास के मैदानों और थोड़ा सा उत्तर की ओर वन प्रांतों में कहाँ बसे हुए थे। ठीक है, 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। देखिए जो चंगेज़ खान थे 1206 में उन्होंने क्या किया? मंगोल और जो तुर्की जनजातियां थी, मंगोल और तुर्की जनजातियों को में क्या किया? एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जनजाति यहाँ पर देखते हैं कबोई नागा जनजाति। अब देखिए इसमें सिर्फ इतना ही सिंगल वर्ड था ये कि कबोई नागा जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई गई? तो कबोई नागा जनजाति जो थी वो कहाँ पर पाई गई? वो मणिपुर में पाई गई। ठीक है, तो नागा जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की थी। तो देखिए आज के चैप्टर में जो जनजाति थी, जो भी जनजाति यहाँ पर पाई गई, जो भी इस चैप्टर में दी गई थी, वो सारी जनजाति मैंने आपको वन लीनियर फॉर्म में करा दी हैं। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।